कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि कुछ लोग एक लड़की को पकड़कर उसके साथ बेहद बेरहमी से टॉर्चर कर रहे हैं। उसके पास ऐसी अहम जानकारी है जो इन लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक आर्म्ड टेररिस्ट ग्रुप अपने लगभग 300 से ज्यादा सोल्जर्स के साथ एक आर्मी कैंप को चारों तरफ से घेर लेता है। अब सवाल ये है कि इस लड़की की असली पहचान क्या है? कौन है ये लोग जो इसे पकड़कर इतनी अमानवीय यातना दे रहे हैं और उसके पास आखिर ऐसी कौन सी जानकारी है जो ये लोग जानना चाहते हैं? साथ ही इस टेररिस्ट ग्रुप और आर्मी के बीच की लड़ाई में आखिर जीत किसकी होती है? चलिए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। यहाँ हम इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सीनियर मेंबर्स को देखते हैं जो आपस में बैठकर अपनी प्लानिंग पर चर्चा कर रहे हैं। वे तुर्की के सबसे महंगे और अहम लोकेशंस को मैप पर मार्क कर रहे हैं जिन्हें वे उड़ाने का प्लान बना रहे हैं, जैसे आर्मी कैंप, मिलिट्री एरिया, एस्ट्रोनॉमिकल एरिया वगैरह। सोच कर देखो किस लेवल का मास्टर प्लान है ये। अगर ये मिशन सफल हो जाए तो तुर्की का नाम ही दुनिया के नक्शे से मिट सकता है। यहाँ हम इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड मेहमद ओजगर और उसके राइट हैंड कोलाक सेरुत को देखते हैं। वे अपनी प्लानिंग फाइनल कर ही रहे होते हैं कि अचानक दरवाजा तोड़कर तुर्की की स्पेशल फोर्स मेरून बेरेटा फोर्स की एक टीम उन पर अटैक कर देती है। चूंकि वे वहां निहत्थे थे, टीम तुरंत उन्हें काबू में कर लेती है। सभी को बंधक बना लिया जाता है, लेकिन ओजगर का आदमी कोलाक चालाकी से भाग निकलता है। इसके बाद स्पेशल फोर्स बाकी सबको वहीं खत्म कर देती है, सिर्फ ओजगर को जिंदा छोड़कर, क्योंकि अगर वो मर गया तो उनके प्लान और ठिकानों की जानकारी मिलना नामुमकिन हो जाएगा। वे तुरंत ओजगर को बंधक बनाकर वहां से निकलने लगते हैं। कुछ दूर जाते ही पीछे से कोलाक हमला कर देता है और दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। ओजगर उन्हें चेतावनी देता है कि वे उसे लेकर इस एरिया से जिंदा नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ उसका ही कानून चलता है। लेकिन स्पेशल फोर्स उसकी बात अनसुनी करके आगे बढ़ती रहती है। हालात बिगड़ते देख कैप्टन अपने बेस में मेजर से संपर्क करता है और मदद के लिए दूसरी टीम भेजने को कहता है। मेजर कहता है, बस किसी तरह ओजगर को लेकर हमारे राडार एरिया तक पहुंच जाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। कैंप में खबर फैलते ही कि टीम ने ओजगर को पकड़ लिया है, सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन मेजर उन्हें चेतावनी देता है कि ये खुशी का मौका नहीं है, क्योंकि आगे उन्हें बेहद खतरनाक सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। ओजगर कोई मामूली क्रिमिनल नहीं है। टीम आगे बढ़ती है, लेकिन उन्हें रास्ते में ओजगर की फौज मिल जाती है जो AK-47 जैसी ऑटोमेटिक राइफलों के साथ सड़क ब्लॉक किए खड़ी है। कैप्टन तुरंत ऑर्डर देता है, गाड़ी सीधी इनके ऊपर से निकाल दो, और टीम उसी तरह करती है, जिससे वे किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन कैप्टन समझ जाता है कि ऐसे वे ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। कुछ आगे एक सुनसान जगह देखकर वे गाड़ी छोड़ देते हैं और ओजगर को लेकर जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। उधर कोलाक की फौज उस छोड़ी हुई गाड़ी तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। कोलाक तुरंत ऑर्डर देता है, चारों तरफ फैल जाओ और जंगल के अंदर के हर रास्ते व चेक पॉइंट पर पोजीशन ले लो। उसकी बस एक ही बात है, किसी भी कीमत पर अपने लीडर को छुड़ाना है। इधर आर्मी टीम भी ओजगर को लेकर पहाड़ी रास्ते की ओर बढ़ती है। अब टीम से तुम्हें मिलवा दें। टीम का कैप्टन है जावुज कराक्सू, सीनियर कमांडो बुराक कुलैक्सिस, जूनियर कमांडो फैजुल्लाह आयताक और 2 और जूनियर कमांडो सेलिम और हसन। वे गूगल मैप देखकर पहाड़ी रास्ता चुनते हैं और ओजगर को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। काफी देर पहाड़ और जंगल पार करने के बाद वे एक खुले मैदान में पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि इतनी खुली जगह में उन्हें आसानी से दूर से देखा जा सकता है। जावूज फिर से अपने कैंप से संपर्क करता है और बाहर निकलने के लिए निर्देश मांगता है। लोकेशन सुनकर मेजर घबरा जाता है, क्योंकि वे ओजगर के मेन बेस के बेहद करीब फंस गए हैं। मेजर अपनी साइबर टीम से पूरा एरिया मैप निकलवाता है और उसी के हिसाब से उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है। मेजर के बताए रास्ते का पालन करते हुए टीम फिर से आगे बढ़ना शुरू करती है। उधर ओजगर भी चुपचाप उनके साथ आगे बढ़ता रहता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके लिए आगे कितना भयानक खतरा इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ हम एक कैफे में कुछ एजेंट्स को देखते हैं जो एक लड़की का पीछा कर रहे थे। इस लड़की का नाम है निला मेरिक। असल में यही वही लड़की थी जिसे तुमने शुरुआत में टॉर्चर होते देखा था। निला मेरिक तुर्की की मिलिट्री फोर्स की एक सक्रिय सदस्य थी, यानी कह सकते हो कि बेरेटा स्पेशल फोर्स की एक जासूस। यहाँ हम उसे गहरी उदासी में देखते हैं। उसकी इस उदासी के पीछे एक दर्दनाक कहानी छुपी थी। उसकी छोटी बहन दिया मेरिक बिना जाने एक लड़के के प्यार में पड़ चुकी थी, और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ओजगर के दाहिने हाथ कोलाक का बेटा एरम था। जब निला को यह बात पता चलती है तो वह अपनी बहन को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि जिसे वह प्यार करती है वो देश का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। लेकिन इस बात को लेकर घर में हर रोज झगड़े होने लगते हैं। एक दिन गुस्से में आकर दिया घर छोड़कर हमेशा के लिए निकल जाती है। हम देखते हैं कि वह सीधे अपने बॉयफ्रेंड एरम के घर चली जाती है, यानी वह खुद ही अपनी मौत की तरफ बढ़ रही थी। दिया को देखकर एरम का अंदर का शैतान
जाग उठता है और वह उसके ड्रिंक में स्लीपिंग टैबलेट मिला देता है। ड्रिंक खत्म करने के बाद दिया को अचानक एहसास होता है कि उसने अपनी बहन के साथ बहुत गलत किया। वह तुरंत नीला को कॉल करके माफी मांगती है और कहती है कि वह जल्दी ही उसके पास लौट आएगी। लेकिन अब जो होना था वह हो चुका था। दवा असर करने लगती है और दिया धीरे धीरे वहीं बेहोश हो जाती है। उधर जो 2 एजेंट उसे फॉलो कर रहे थे वे भी कोलाक के ही आदमी थे। नीला जैसे ही कैफे से घर की ओर निकलती है वे उसे पकड़ लेते हैं, हाथ पांव बांध देते हैं और अपने अड्डे पर ले जाते हैं। सोचो किस लेवल का मास्टर प्लान था। एक तरफ कोलाक खुद पूरी कमांडो टीम को दौड़ा रहा था, दूसरी तरफ अपने आदमियों से टीम के सदस्यों को पकड़वा रहा था और साथ ही अपने बेटे के जरिए नीला की बहन को फंसा चुका था। कोलाक जानता था कि ये कमांडो किसी भी हाल में मिशन का सीक्रेट नहीं बताएंगे, चाहे जान चली जाए। इसलिए उसने नीला और उसकी बहन दोनों को पकड़ लिया ताकि उसे ब्लैकमेल किया जा सके। नीला को पकड़कर उस पर जबरदस्त टॉर्चर किया जाने लगता है और उससे पूछा जाता है कि बेरेटा टीम ओजगर को कहां ले जा रही है। लेकिन कई बार टॉर्चर के बाद भी नीला मुंह नहीं खोलती तो यातना का दूसरा तरीका अपनाया जाता है। सीधा वीडियो कॉल के जरिए एरम को दिखाया जाता है, जहां नीला देखती है कि उसकी प्यारी बहन बेहोश पड़ी है और एरम के सामने है, यानी अब जो वह चाहे उसके साथ कर सकता है। ये देखकर नीला के मन में दुविधा आ जाती है, लेकिन फिर भी वह कहती है हम दोनों बहनों की जान चली जाए पर हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। तब एरम ड्रॉर से फिंगर कटर निकालता है, बहन की उंगली पकड़कर नीला से कहता है हम तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे जो तुम दोनों जिंदगी भर भूल नहीं पाओगी। एक सवाल पूछा जाएगा, एक जवाब देना होगा। जवाब न देने पर तुम्हारी बहन की एक उंगली काटी जाएगी। छोटी बहन की ऐसी हालत देखकर आखिरकार नीला सब कुछ बता देती है। इधर जावुज अपनी टीम के साथ सड़क किनारे पहुंचता है, जहां उन्हें एक कार आती हुई दिखती है। वे कार रोककर अपना परिचय देते हैं और ओजगर को लेकर उसमें बैठ जाते हैं। उधर कोलाक भी जब सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेता है लेकिन ओजगर नहीं मिलता तो वह और बड़ी फौज तैयार करता है और चारों तरफ फैला देता है। कार में ओजगर बेरेटा टीम को चेतावनी देता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। तभी ड्राइवर बताता है कि आगे कुछ विद्रोही फोर्स चेकिंग कर रही है जिनके पास AK-47 जैसी घातक राइफलें हैं। जावुज ऑर्डर देता है गाड़ी मत रोको, सीधे आगे बढ़ो और टीम को अलर्ट कर देता है कि हालात जैसे भी हों किसी को बख्शना नहीं है। वे गाड़ी के अंदर पोजीशन लेकर बैठ जाते हैं। चेक पोस्ट पर गाड़ी रुकते ही वे पूछते हैं कि अंदर क्या है। ड्राइवर कहता है खाली गाड़ी है, माल लेने जा रहा हूँ। जैसे ही एक आदमी दरवाजे के पास आता है अंदर से साइलेंसर लगी गन से उसे मार दिया जाता है। ये देखकर वे ड्राइवर को बाहर निकालते हैं और कहते हैं अब तू ही दरवाजा खोलेगा। जैसे ही दूसरा आदमी दरवाजा खोलने जाता है अंदर से गोलियों की बौछार होती है और वे एक एक कर मारे जाते हैं, लेकिन पास खड़ा एक विद्रोही किसी तरह भाग निकलता है। जावुज उसका पीछा करता है लेकिन एक मोड़ पर उसे खो देता है। बुराक स्नाइपर सेट करके आसपास के झाड़ियों में तलाश करता है। भागा हुआ विद्रोही कॉल करके कोलाक को लोकेशन दे देता है, लेकिन तभी बुराक अपने स्कोप में उसे देख लेता है और एक ही शॉट में खत्म कर देता है। असल खतरा अब ये था कि कोलाक को उनकी लोकेशन पता चल चुकी थी, इसलिए टीम को जल्द से जल्द वहां से निकलना था। काफी आगे बढ़ने के बाद वे आखिरकार अपने मेन बेस कैंप पहुंच जाते हैं। इतने खतरनाक टेररिस्ट लीडर को इतनी जल्दी पकड़ना और इस मिशन को सक्सेसफुली पूरा करना देखकर कैंप के जनरल और मेजर दोनों टीम से काफी इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अभी बाकी है। जावुज जनरल को ओजगर के सारे प्लान और ठिकानों की डिटेल्स देने लगता है, लेकिन ओजगर चुपचाप सुनता रहता है क्योंकि उसे पता है कि उसका आदमी कोलाक पूरी ताकत से हमला करेगा और उसे छुड़ा ले जाएगा। तभी सचमुच कोलाक भारी संख्या में अपनी फौज लेकर पूरे कैंप को घेर लेता है। वह सिर्फ 10 मिनट का समय देता है और चेतावनी देता है अगर ओजगर को रिहा नहीं किया गया तो यह कैंप जिंदा लोगों का नहीं बल्कि लाशों का ढेर बन जाएगा। सोचो कितनी ताकतवर होगी ये फोर्स जो बेरेटा कमांडोज जैसे दस्ते को भी ऐसी धमकी दे सकती है। सीसीटीवी में सभी देखते हैं कि कोलाक की विशाल फौज कैंप को चारों तरफ से घेरे हुए है। जावुज जनरल से कहता है कि कोलाक को मारने से पहले ओजगर को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन जनरल कहता है अगर उसे मार दिया तो बाकी प्लान और उसके पार्टनर्स का पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। जनरल जावुज को शांत करके कहता है कि अभी सिर्फ दिमाग से काम लेना होगा और कोलाक से शांति वार्ता करनी होगी, क्योंकि इतनी भारी फोर्स के सामने उनके 10-15 लोग टिक नहीं पाए। जावुज सैटेलाइट फोन से कोलाक को कॉल करता है, लेकिन कोलाक कहता है तुम्हारा काउंटडाउन तो पहले ही शुरू हो चुका है, यानी कोलाक झुकने वाला इंसान नहीं है। ये सुनकर जनरल दुविधा में पड़ जाता है। अगर ओजगर को छोड़ देता है तो वह पूरे देश को निगल जाएगा और अगर नहीं छोड़ता तो यहाँ सभी मारे जाएंगे। जाफुस अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि बाहर से कोला के सैनिकों की पोजीशन डिटेक्ट करें। वे सब बाहर निकलकर एक एक करके अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं और दुश्मनों की स्थिति डिटेक्ट करने लगते हैं। वहीं जोआ बुझो इतने सारे सैनिक देखकर मिशन चलाने
की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, इसलिए वह वापस आकर जनरल को सब कुछ बताता है। जनरल गहरे विचार में पड़ जाता है और अंत में जाफूस को आदेश देता है कि उन पर फायरिंग शुरू कर दे, क्योंकि अगर 15 लोग भी मारे जाएं तो कम से कम देश तो बच जाएगा। ऑन ऑर्डर सुनकर जाफूस समझ जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। इसी बीच दूसरी ओर हम एक और बेरेटस कमांडो को देखते हैं, जिसका नाम है लुट्रेस मार्कस। मार्कस इस स्पेशल कमांडो फोर्स का सीनियर मेंबर है, लेकिन कुछ दिन पहले ओजगर की फौज के हमले में उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। तब से वह जुनूनी होकर इस आतंकी गिरोह के मुखिया ओजगर को ढूंढ रहा है। जनरल को कमांडर मार्कस की याद आती है, इसलिए वह जाफूस से कहता है कि तुरंत मार्कस को खबर दो कि ओजगर उनके हाथ लग गया है और इस मिशन में मदद के लिए उसे बुलाओ। मार्कस के पास भी जाफूस की तरह एक खतरनाक कमांडो फोर्स है। अगर जाफूस और मार्कस अपनी अपनी टीम के साथ दोनों तरफ से कोला पर हमला करें तो कोला हार मानने पर मजबूर होगा। जब जाफूस यह बात मार्कस को बताता है तो मार्कस गुस्से से उबल पड़ता है और ओजगर को खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपने टीममेट्स से कहता है, सोल्जर्स, आज हमारे जीवन का सबसे घातक मिशन होने जा रहा है। जितना गुस्सा, जितनी चोट तुमने अब तक सहन की है, सब कुछ निकालने का समय आ गया है। यह कहकर वह सबको उनके हथियार थमा देता है। सभी अपने वेपन्स लॉड करते हैं और फाइनल मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ जोआ बुझो की टीम अलग अलग जगह स्नाइपर सेट करके मार्कस की टीम के सिग्नल का इंतजार करने लगती है। करीब 10 मिनट बीत जाने के बाद कोला अपने आदमी को आदेश देता है कि बम से पूरे कैंप को उड़ा दो। उसके आदेश पर उसका आदमी एक गाड़ी में अमोनियम नाइट्रेट भरकर कैंप की तरफ भेज देता है। इस बीच पीछे से मार्कस की टीम भी पहुंच जाती है और वे देखते हैं कि वह गाड़ी पहले ही कैंप के अंदर आ चुकी है। अगर वे अभी कोला पर हमला शुरू करते हैं तो वह गाड़ी अंदर घुस जाएगी और आसपास के कोला के कई सैनिक आरपीजी लेकर हमले के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए मार्कस जाफूस को बताता है कि पहले दोनों टीमें मिलकर उस गाड़ी पर हमला करें और उसके ड्राइवर को खत्म कर दें। मतलब किसी भी तरह पहले उस गाड़ी को न्यूट्रल करना होगा। दोनों टीमें दो दिशाओं से जबरदस्त अटैक शुरू करती हैं, लेकिन गाड़ी के आगे का शीशा पूरी तरह स्टील से ढका हुआ होता है। जाफूस को एक छोटा सा खाली हिस्सा दिखाई देता है जहां से ड्राइवर सड़क देख रहा है। वह ऑर्डर देता है कि किसी भी हालत में उसी जगह निशाना लगाना होगा। गाड़ी के अंदर हम देखते हैं कि एक आतंकी हाथ में रिमोट लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मतलब जैसे ही गाड़ी कैंप के अंदर पहुंचेगी वह आत्मघाती हमला करेगा। दूसरी ओर कोला देखता है कि गाड़ी कैंप के भीतर पहुंच चुकी है, तो वह एक आरपीजी दागता है उसी अमोनियम नाइट्रेट से भरी गाड़ी पर। गोलियों की बौछार के बीच अचानक जाफूस उस खाली हिस्से पर निशाना साध देता है और एक ही शॉट में ड्राइवर को खत्म कर देता है। यह देखकर कोला गुस्से से पागल हो जाता है और अपनी पूरी फौज को आदेश देता है कि पूरे कैंप को तबाह कर दो। अब शुरू होता है एक और भयानक युद्ध। लगभग 300 आतंकियों के खिलाफ सिर्फ 15 बेरेटस कमांडो। मार्कस की टीम एक एक करके हेडशॉट देती है और दुश्मनों की संख्या तेजी से घटने लगती है। यह डरावना नजारा देखकर बचे हुए आतंकी अपनी राइफल और आरपीजी छोड़कर पीछे हटने लगते हैं। कोला समझ जाता है कि अगर वह यहाँ रुका तो मारा जाएगा, इसलिए वह वहाँ से भाग जाता है। कमांडो टीमें रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ती हैं और मार्कस कोला का पीछा करता है, लेकिन उस गाड़ी का ड्राइवर असल में मरा नहीं था। वह धीरे धीरे रिमोट की तरफ हाथ बढ़ाता है। तभी सीनियर कमांडो बुराक कोलैक्सिस वहाँ पहुँचता है और जैसे ही गाड़ी का दरवाजा पकड़ता है ड्राइवर रिमोट दबा देता है। भयानक धमाके में दोनों की मौत हो जाती है। बाकी कमांडो टीमें आगे बढ़ती रहती हैं और मार्कस कोला का पीछा करता है। कुछ देर तक नदी पहाड़ पार करने के बाद वे कोला के ठिकाने के पास पहुंचते हैं। वहां कई सैनिक मोर्चा जमाए बैठे होते हैं। कमांडो बिना मौका दिए सभी को मार गिराते हैं और अंदर घुस जाते हैं। वहां वे एक व्यक्ति को बंधक बनाते हैं और एक नक्शा पाते हैं। नक्शे से उन्हें पता चलता है कि कोला यहाँ नहीं है। इधर कोला एक ट्रक में चेहरा ढककर भाग रहा होता है। वह अपने सैनिकों को लोकेशन बताता है और फोर्स भेजने को कहता है। रास्ते में कमांडो चेक पोस्ट लगी होती है। तभी जाफूस और मार्कस वहां पहुंचते हैं और कोला का ट्रक भी वहां आ जाता है। जाफूस ट्रक की तलाशी का आदेश देता है। आर्मी को उसमें सिर्फ भेड़ें मिलती हैं, लेकिन असल में कोला ट्रक के गद्दों के नीचे छिपा होता है। जैसे ही आर्मी आगे बढ़कर अच्छी तरह चेक करने लगती है, कोला के 2 आदमी वहां आकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। दोनों तुरंत ढेर हो जाते हैं। जब कमांडो फिर से ट्रक चेक करते हैं तो देखते हैं कि इस बीच कोला भाग निकला है। एक और कमांडो उसे देख लेता है और उसका पीछा करते हुए घने जंगल में पहुंच जाता है। इतने बड़े जंगल में उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन चालाक कमांडो कोला के गिरा हुआ खून देख लेता है और उसका पीछा करते हुए फिर आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही कुछ देर बाद कोलाग एक और अड्डे पर पहुंच जाता है। वहां जाकर वह अपने एक और चेले को कहता है कि जल्दी से उसका सारा हथियार निकाल दे। वह आदमी एक एक करके उसके सारे हथियार निकाल देता है।
तो कोलाक उन्हें असेंबल करके वहां से निकलने लगता है। जाने से पहले वह अपने चेले को कह देता है कि वह यहाँ से कहीं दूर भाग जाए, क्योंकि कमांडो फोर्स उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच जाएगी। उस कैंप से निकलने के बाद कोलाक अपने दूसरे अड्डे पर पहुंचता है। वहां वह अपनी राइफल से अपने ही लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। फिर अंदर जाकर कुछ राउंड ग्रेनेड फेंककर पूरा कैंप उड़ा देता है। कोलाक अच्छी तरह जानता है कि एक बार कमांडो टीम उसके पीछे पड़ गई तो वे किसी भी तरह उसके सभी अड्डों तक पहुंच ही जाएंगे। इसलिए वह नहीं चाहता कि किसी भी तरह से कोई सुराग उनके हाथ लगे। अड्डा तबाह करने के बाद वह तुरंत अपनी मुख्य सिक्योरिटी फोर्स से संपर्क करता है और उनके पास पहुंच जाता है। उसकी सिक्योरिटी फोर्स उसे सुरक्षित मेन अड्डे की ओर ले जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उनका सामना कमांडो फोर्स से हो जाता है। इस बार जब कमांडो गाड़ी पर लगातार फायरिंग शुरू करते हैं तो हालात बेहद खराब हो जाते हैं। आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए सिक्योरिटी टीम कोलाक को गाड़ी से उतारकर जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन इस बार वे कमांडर मार्कस की टीम से टकरा जाते हैं। दरअसल मार्कस की टीम भी जंगल से उसी दिशा में आ रही थी और नतीजतन वे दोनों टीमों के बीच फंस जाते हैं। एक तरफ जाबूज और दूसरी तरफ मार्कस अपनी टीम के साथ कोलाक की सिक्योरिटी को एक एक करके खत्म करने लगते हैं, कोई स्नाइपर से तो कोई सीधे गर्दन मरोड़कर। मगर इसी मौके का फायदा उठाकर कोलाक अपने हाथ की रस्सी खोल देता है और वहां से फिर से भागना शुरू कर देता है। सभी को खत्म करने के बाद जब जाबूज को पता चलता है कि कोलाक फिर भाग गया है तो वह अपने कैंप से संपर्क करता है और जनरल को कहता है कि उनके लोकेशन के आसपास ड्रोन भेजकर राडार से स्कैन किया जाए। जनरल पूरा एरिया स्कैन करके जाबूज को बताता है कि उनके बिल्कुल पास एक झोपड़ी है। जाबूज और मार्कस दोनों टीमें दो दिशाओं में बंटकर आगे बढ़ती हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कोलाक जंगल से निकलकर सड़क पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ दूर जाते ही उसे सामने खड़े दिखते हैं जाबूज और उसकी कमांडो फोर्स। वह जैसे ही पीछे मुड़ता है देखता है कि पीछे से मार्कस की कमांडो टीम आ रही है। कमांडो फोर्स चारों ओर से उसे घेर लेती है। तेज पीछा और जबरदस्त मुकाबले के बाद आखिरकार कोलाक मजबूर होकर खुद को सरेंडर कर देता है। असल में जाबूज उस चेले को भी पकड़ लेता है जिसे थोड़ी देर पहले कोलाक ने भाग जाने को कहा था। उसी के पास से उन्हें कोलाक का लोकेशन मिल जाता है। इतनी चालाकी के बावजूद एक छोटी सी गलती के कारण वह आज ऐसे फंस जाता है। यही वजह है कि अपराधी चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, उसकी एक छोटी सी चूक एक दिन उसे सलाखों के पीछे पहुंचा ही देती है। आखिरकार कमांडो फोर्स कोलाक को गिरफ्तार करके ले जाती है। अब तो तुम समझ ही गए होगे कि यह बेरिटास कमांडो फोर्स उसके साथ क्या करने वाली है और यहीं इस सीरीज का अंत होता है।